मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत पुराने साथी, हमें लगता है दशकों बाद आज मुलाकात हो रही है, आदरणीय मुनीन मिश्रा जी, मुनीश्वर जी, मंच पर उपस्थित राधा शुक्ला के पिताजी जिन्होंने अभी अभी आशीर्वाद दिया, प्रभा शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, आपने पुस्तक पर बहुत विस्तार से अपनी बात कह दी, तो मैं समय कम लूँगा। जया मोहन जी आदरणीय, और डॉक्टर उषा मिश्रा जी, डॉक्टर आभा मधुर जी, आभा मधुर का संचालन जब होता है तो इस बात की आश्वस्त होते हैं हम लोग कि पूरी तरह कामयाबी मिल जाएगी। और इनके लिए एक शेर या गाना चंगेजी का कि पैदा हुआ जमी पर नया आसमां कोई, पैदा हुआ जमी पर नया आसमां कोई, दिल कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। और हमारे सामने महफिल में तो हमारे सारे अजीज, आत्मीय, प्रिय मित्र बैठे हैं। आज तो पूरे शहर का कवि और शायरों का पूरा एक परिवार है ये। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है बहुत लोगों से। इसमें बेशरम जी हैं, शाहिद जी, नजर जी, जितेंद्र जलद, संतोष शुक्ला समर्थ भी थे, हैं भाई योगेंद्र जी, मनमोहन तन्हा जी। कभी कभी मुलाकातें हो पाती हैं। आज बहुत दिनों बाद इधर एक युवा मिसबा, इसको लगभग 10 साल पहले इसी मंच पर पहली बार मैंने एक अवसर दिया था। अब बहुत अच्छा कर रही हैं। और इधर मुस्कान जी श्रीवास्तव जी, उमेश श्रीवास्तव जी तो शहर समता के माध्यम से एक बहुत बड़ी मशाल जलाए हुए हैं, और हम सबकी कामना है कि वो मशाल जलती रहे, बुझे ना। पाल प्रयागी जी सम्राट, और एक मशाल योगेंद्र मिश्रा जी जला रहे हैं संस्कार भारती के माध्यम से। और राधा शुक्ला जी की 2 पुस्तकें आज विमोचित हुई, नारी तेरे कितने रूप, मन के मोती। इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा ठहर कर। देखिए, आज पूरे हिंदी साहित्य को, हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं के साहित्य के माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं, गीतों की स्थिति बहुत खराब है। हिंदी के मुख्य धारा के जो आलोचक हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं गीतों के लिए कि मैं कहना नहीं चाहता। यहां तक कह दिया कि गीत तो कविता की झाड़न है। गीत को उन्होंने हाशिए के बाहर रखा।
मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में गीतों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इस बारे में आपको जागरूक रहना है। देखिए, अभी महापौर जी एक दिन आए थे हमारे यहाँ, तो पूछ रहे थे कि क्या वाल्मीकि रामायण की रचना प्रयाग में हुई। इस पर उनको जो है जवाब चाहिए था। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण मुझे पढ़ने दीजिए। पढ़ा तो हूं, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें शुरू में ही कुछ श्लोक आ गए, और एक श्लोक ऐसा है, मैं आदि कवि को याद कर रहा हूं। एक श्लोक ऐसा है जो कहता है कि सुनो भरद्वाज मेरा वल्कल वस्त्र ले आओ। भरद्वाज को संबोधित कर रहे हैं, सुनो भरद्वाज, यानी भरद्वाज उनके शिष्य हैं वाल्मीकि के। सुनो भरद्वाज वल्कल वस्त्र ले आओ, मुझे स्नान करना है। यह तमसा का तट है जहां पर कीचड़ नहीं है। वल्कल वस्त्र लेते हैं, आगे बढ़ते हैं स्नान करने के लिए, तब तक क्रौंच पक्षी का वध हो जाता है। दूसरा श्लोक आता है कि भगवान राम पूछते हैं भरद्वाज से कि ऋषिवर मुझे वनवास के समय कहां रहना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि यहां से कुछ दूर 10 कोस की दूरी पर, वहां 10 कोस लिखा हुआ है। 10 कोस मतलब 30 किलोमीटर। हाँ, इतस्ताता 30 किलोमीटर की दूरी पर तमसा का तट है। वहां एक चित्रकूट पर्वत है, वहां आपको रहना चाहिए। विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां 10 कोस की दूरी बड़ी महत्वपूर्ण है। 10 कोस की दूरी तमसा के तट पर है। यहां से, यहां ये लोग आए हैं करछना वाले जितने लोग हैं, वहां आदि कवि की स्थली है। आदि कवि वाल्मीकि की स्थली वहां है, तमसा के तट पर, जहां वह स्नान करते हैं, और यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर। वाल्मीकि रामायण, मैंने उनको बताया कि संभावना यही है कि वाल्मीकि के इसी आश्रम पर रामायण की रचना हुई है। बोल के आए हैं। मैंने पूरा लेख लिखकर मैंने उनको दिया था। अब उन्होंने कान्हा श्याम में बोला, तो अच्छी बात है, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो यह स्थली छंद की स्थली है। प्रयागराज छंद की जमीन है। आदि कवि यहां पैदा होता है। वाल्मीकि रामायण की रचना यहां होती है। चारों वेदों को लाकर ब्रह्मा जी प्रयाग में पहली बार स्थापित करते हैं, और छंद पहली बार, जगती छंद, त्रिशुभ छंद, गायत्री छंद पहली बार प्रयाग की धरती पर आ रहे हैं। इसलिए गीतकारों को विशेष सावधान होने की जरूरत है। देखिए, हमारी परंपरा क्या कहती है? हमारी परंपरा कहती है कि गीत, बल्कि मेरी ही नहीं, हमारी ही नहीं, पूरी परंपरा, सभ्यताओं की परंपरा कहती है कि गीत मनुष्यता का आदिम राग है। गीत मनुष्य के आत्मा का इतिहास है। आप, अब गीत मैं कह रहा हूं तो इसमें शायरी भी है, क्योंकि कुरान में आप देखिए, इल्हाम हुआ था नबी को कुरान।
और इल्हाम किसको होता है? शायर को, कवि को इल्हाम होता है, क्योंकि शायर और कवि दृष्टा होता है, वो उस दीवार के पार जाकर देख सकता है। इतिहास तो पीछे की बातें बताता है, कवि और शायर युगों आगे की बातें सोच लेते हैं। और बहुत समय नहीं है, नहीं तो मैं प्रमाण देता इसका, लेकिन इसके बावजूद गीतकारों को और शायरों के खिलाफ बहुत सारी बातें की गई। लेकिन 2016 में पहला नोबेल पुरस्कार एक गीतकार को जब मिला, बॉब डिलन को, तो दुनिया के विभिन्न भाषाओं के साहित्य के जो लंबरदार थे, उन्होंने बहुत भला बुरा भी कहा कि गीत को तो अनावश्यक। आप देखिए, हमारे यहां तो कहा गया, संगीत शास्त्र में कहा गया है कि शंकर ने जब देखा, भगवान शंकर ने, कि यह संसार दुखमय है, बहुत दुखी रहता है, दुखाक्रांत है, तो उन्होंने स्वर और नाद की उत्पत्ति की। और आप देखिए, सारे जितने भी हमारे यहां देवता हैं, सबके हाथ में कोई न कोई वाद्य यंत्र जरूर है। कहीं बांसुरी है, कहीं बीड़ा है, और डमरू है, और कुछ नहीं है तो शंख तो सबके हाथ में है, शंख तो सबके पास है। यानी कि हमारी परंपरा यह कहती है कि बिना गीत, बिना स्वर, बिना संगीत यह संसार मुर्दा है। इसमें जीवन देने का काम गीतकार करता है, शायर करता है। मैं अभी अब बोलने लगता हूं तो कहां बात जा, अभी गाड़ी में आ रहा था तो फिरोज अख्तर एक गायक हैं, उनका एक गीत चल रहा था कि हम चल तो पड़े हैं जज्बाए दिल, जाना है कहां मालूम नहीं, आगाजे सफर पे नाजा हैं, अंजामे सफर मालूम नहीं। तो बात कहां से निकल रही है और बात कहां चली जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन गीत की बात जब चली है, राधा शुक्ला मूलतः गीतकार है, और गीतकार जब लिखता है, अच्छा गीत के लिए एक बात और कही जाती है कि गीत जब भी गीतकार को आप सुनेंगे तो वो एक सब्जेक्टिव पोएट्री है। सब्जेक्टिव मतलब बहुत आत्मगत कविता होती है गीत, उसमें स्वीयता ज्यादा होती है, निजीपन ज्यादा होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। कहा जाता है कि साहित्य, कला, संगीत और अध्यात्म, ये चार दुनिया अंदर डूबने की मांग करती है। जो अंदर जितना डूबेगा वो बाहर उतना ही रत्न निकालेगा। तो आप गीत लिखिए। हमारे यहां उर्दू में तो अभी भी, उर्दू के क्षेत्र में अभी भी बचाया है लोगों ने, अपनी शायरी को बचाया है। क्यों? क्योंकि वहां उस्ताद और शागिर्द की परंपरा अभी भी चल रही है। हमारे हिंदी में कोई उस्ताद नहीं है, सब स्वतः स्फूर्त हैं, सब उस्ताद हैं। बनारस में जैसे सब गुरु हैं, कोई शिष्य नहीं है। लेकिन यहां जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कविता एक क्राफ्ट भी है। ध्यान दीजिए, कविता में तो दो ही चीज होती है, कंटेंट होता है जो आपका निजी होगा, और बाहर जब उसको लाते हैं तो उसका एक कलेवर होगा, क्राफ्ट होगा। क्राफ्ट सीखने की चीज है। कुम्हार का एक बच्चा अपने पिता से घड़ा बनाना सीखता है,
हमारे यहाँ उर्दू की परंपरा में तो आप देखेंगे कि अगर कोई लचर कविता बन गई तो उस्ताद को दोषी माना जाता था। तो यहां इस क्राफ्ट को जानना भी जरूरी है कि है क्या क्राफ्ट। उसके लिए अपने से जानकार जो लोग हैं उनकी शरण में बैठना, क्योंकि ये जो है गुरु शिष्य की परंपरा में सीखा जाता है। कोई भी, चाहे संगीत लीजिए, साहित्य लीजिए या कला की कोई विधा हो, इसमें परंपरा से सीखा जाता है। तो इतना हमारे यहां फिराक साहब जो थे वो कहा करते थे कि जो शायर है, जो कवि है, वो कोलंबस होता है, कोलंबस की तरह है। वो खोज करता है, नई दुनिया की खोज कर रहा है। आप एक सूत्र दे देते हैं और उसी से, अब तुलसी ने तो अनेक सूत्र दे दिए, मीर ने, गालिब ने अनेक सूत्र दे दिए, और उसी को दोहरा दोहरा के हम जीवन जीना सीख रहे हैं। तो वह नई दुनिया क्या है, उसके लिए बहुत चिंतन की भी जरूरत पड़ती है। अच्छे, इसके लिए कहा हमारे यहाँ राजशेखर ने कहा कि 3 चीजें जरूरी हैं कवि के लिए। प्रतिभा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, व्युत्पत्ति होनी चाहिए। प्रतिभा आपकी नैसर्गिक है, निजी है, उसे आप तराश सकते हैं। अभ्यास आपका अनिवार्य प्रयास है, जिसके बिना आप बड़ी कविता नहीं लिख सकते। और तीसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब है हम अपने शास्त्रों का ज्ञान, जो पीछे की परंपरा है, उसको जानना जरूरी है। आज का शायर अगर ना जाने पीछे की परंपरा को तो पता नहीं क्या क्या लिखेगा, उसका भी ज्ञान जरूरी है। तो प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति आ गया। तो मैं इन बातों के साथ, क्योंकि बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी, ये फिराक साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा हूं। ये शायर कह सकता है कि आदम के हाथों, वहां से सिलसिला अजल से शुरू हुआ, और आज भी हम एक तलाश कर रहे हैं, और उसी तलाश में, उसी यात्रा में, उसी खोज में हम नई नई शायरी करते हैं, नई नई कविताएं लिखते हैं। न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था नीचे, लेकिन सूत्र खोज लेना यह बहुत बड़ी बात है। तो कवि सूत्र दे देता है। वे बेशरम जी या शाहिद जी या जलद जी या कोई भी अगर एक पंक्ति कोई सूत्र देता है तो वो सुकून देता है। तो इतनी ताकत है कविता में, इतनी ताकत है इस शायरी में। कुरान में तो कहा गया है कि कवि जो होता है, शायर जो होता है, वो खुदा का शागिर्द है। उसे खुदा का शागिर्द कहा गया क्योंकि कुरान की परंपरा में खुदा का दर्जा कोई नहीं ले सकता। हमारी परंपरा में बात दूसरी है, दीगर है। हमारी परंपरा में तो यह कह दिया गया कि अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति। वो प्रजापति है कवि, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, स्वयंभू है। हमारे यहां और बड़ा दर्जा दे दिया। तो इस दर्जे को महसूस करिए, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें। अशोक जी, एक शेर याद आ रहा है आपके लिए।
वाह, तुम जो कहते हो अंधेरों को संवारा जाए, फिर बताओ कि कहाँ वक्त गुजारा जाए। किसी शायर का शेर है, मेरा नहीं, कि तुम जो कहते हो अंधेरों को संवारा जाए, फिर बताओ कि कहाँ वक्त गुजारा जाए। और जिसने फूलों से संवारा है चट्टानों का मिजाज, ऐसे दीवानों को पत्थर से न मारा जाए, पत्थर से न मारा जाए। राधा शुक्ला बहुत, इनके बारे में तो बहुत मैं नहीं जानता था, लेकिन और न मैंने कभी सुना था इनको। राधा शुक्ला जी की कविताएं मैंने नहीं सुनी थी। ये हाँ, मुलाकातें होती थी ऐसे कभी कार्यक्रमों में या कहीं। जब ये पुस्तक मेरे हाथ में आई तो पहली पुस्तक तो ये है नारी तेरे कितने रूप, स्त्री विमर्श पर यह किताब है। और राधा शुक्ला की खासियत यह है कि स्त्री विमर्श पर एकेडमिक रूप से कितना काम हुआ है, उससे कोई वास्ता नहीं है इस किताब में। उषा मिश्रा जी आप लोग तो पढ़ाती हैं, जो एकेडमिक काम हुए हैं, सिमोन द बोवार से लेकर रमा नवले तक, उसके बाद राधा शुक्ला जी ने उसका अध्ययन नहीं किया। ये बहुत अच्छा किया कि अध्ययन नहीं किया। कभी कभी एकेडमिक काम करते करते आप जो है एक ढर्रे पर ये नकल करने के आदी हो जाते हैं और वही चीजें जो है रिपीट होती हैं। नारी विमर्श, ये जितने विमर्श हैं, चाहे नारी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श है, किन्नर विमर्श है, या जो भी विमर्श है, विमर्श की उत्पत्ति इसलिए होती है कि वह वर्ग अपने को पीछे पाता है। सभ्यता की दौड़ में जब वो अपने को पीछे पाता है तो वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है और विमर्शों की शुरुआत होती है। और विमर्श का एक लाइन में अगर मैं परिभाषा करूं तो यही है, इसको आप समझिएगा नारी विमर्श के हवाले से, कि नारी विमर्श नारी के लिए है, नारी का है, नारी के द्वारा है। नारी विमर्श, राधा शुक्ला ने अगर विमर्श किया है तो यह माना जाएगा कि यह नारी विमर्श है। अगर कोई पुरुष करता तो वह नारी विमर्श में नहीं आता। जो खांचा है बनाया गया, दलित विमर्श का मतलब है कि प्रेमचंद ने दलितों पर क्या लिखा वो दलित विमर्श नहीं माना जाता। दलित विमर्श का मतलब है कि दलित स्वयं अपनी बात कहे। कारण इनका यह कहना है विमर्शकारों का कि मामला स्वानुभूति और सहानुभूति का है। जब दूसरा वर्ग हमारे बारे में लिखेगा वो सहानुभूति करेगा, वो सहानुभूति दे रहा है। हम अपनी बात, हम अपने वर्ग की बात, हम अपनी चेतना की बात करते हैं, वो स्वानुभूति का विषय। तो स्वानुभूति और सहानुभूति का मामला है। तो जितने विमर्श हैं अस्मितावादी विमर्श, वो उन्हीं के द्वारा किए जाएं तो उचित है। इसलिए राधा शुक्ला ने विमर्श किया है और इस विमर्श में 3 लेख हैं और ये तीनों लेख उस तरह से हैं, यह किताब एकेडमिक परंपरा की किताब नहीं है। यह किताब है हमारे उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, धर्मसूत्र, उस परंपरा की किताब है। कैसी आदर्श नारी होनी चाहिए, कैसे हमारे संस्कार विकसित हो सकते हैं, हाँ, नारी की शक्ति क्या है। वो तीनों जो लेख हैं, पहला लेख है नारी शीर्षक से, दूसरा लेख है नारी का बदलता स्वरूप, और तीसरा है नारी की शक्ति। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तो यह, और बहुत सरल शब्दों में आप कह लीजिए, मैंने बताया कि पुराणों और स्मृतियों की परंपरा में जो बातें कही जाती हैं सरल शब्दों में ताकि आम आदमी भी समझ ले, इस तरह का ये पुस्तक है।
दूसरी पुस्तक है मन के मोती। तो मन के मोती में कुछ गीत हैं और कुछ 4-4 पंक्तियों की चतुष्पदी है, जिसे आज हम मुक्तक कहते हैं। हालांकि काव्य शास्त्र में मुक्तक इसको नहीं कहा जाता है। काव्य शास्त्र में मीराबाई के पद भी मुक्तक है, सूरदास के पद भी मुक्तक हैं, निराला की सारी कविताएं मुक्तक हैं। जो प्रबंध नहीं है वो हर कविता मुक्तक है। काव्य शास्त्र में मुक्तक का अर्थ ये है। लेकिन हम जो फारसी की परंपरा में कथा आ रही थी, कथा को हमने एक शब्द दे दिया मुक्तक। अब वो रूढ़ हो गया है और सब लोग मुक्तक के नाम से ही पढ़ रहे हैं। तो मुक्तक, एक मुक्तक है राधा शुक्ला का। चूंकि आप लोग बैठे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं इसलिए कह सकता, बहुत लंबी बातें हो जाती हैं और समय भी काफ़ी हो गया। और ये पूरा परिवार जो है ना, वो रसमय परिवार है, हृदय वाला परिवार है। तो हृदय का परिवार, वो हमारे जैसे लोग जो है, जो बौद्धिक बातें करते हैं, वो बोझिल हो जाती है। तो एक मुक्तक देखिए कि सुख दुख जिससे बांट रही हूं, जिसने मेरा मन जीता, लिखकर पढ़कर गाकर मेरा भर जाता है मन रीता। मन की मेरी है अभिव्यक्ति, मेरी सफलता की है युक्ति, जिसमें सुंदर भाव समाहित, ऐसी मनहर होती कविता। इसी तरह की मुक्तक हैं, इसी तरह के गीत हैं। और अंत में एक जो यहाँ पर जो नारी विमर्श में एक बड़ी अच्छी बात राधा शुक्ला कह रही हैं, सुन लीजिए उसको। काम की बात है। प्रेम करना गलत नहीं है, बस गलत समय एवं गलत व्यक्ति के साथ प्रेम गलत है। यदि माता पिता की सहमति से हुए विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो पहले उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि फिर भी समस्या बनी है, तो हताश होने की बजाय संतुलित मस्तिष्क से निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह लंबा है। दूसरी बात, एक रिश्ते में, रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्ते तो प्रेम पर भी, अरे प्रेम पर तो बड़ी अच्छी अच्छी शायरी हुई है भाई। हमारे यहाँ तो एक शायर ने कहा कि कोई समझे तो एक बात कहूं, कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। और खुसरो की बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। खुसरो बाजी प्रेम की, खेलूं पी के संग, हार गई तो पिया मेरे, जीतूं पी के संग। बहुत बहुत धन्यवाद।